आज हमारा टॉपिक कोई किसी सब्जेक्ट को लेकर नहीं है। आज खास एक बातचीत होने वाली है। हमारे स्पेशल मेहमान जो हमारे बड़े भाई हरिंदर चपराना जी पीसीएस 2018 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। आज उनके साथ खास वार्तालाप हम करने जा रहे हैं और जो स्टूडेंट की तरफ से जो क्वेश्चन हमारी तरफ आए हैं या हमारे पास आए हैं, उन क्वेश्चन को हम सभी क्वेश्चन को लेकर अपने बड़े भाई हरिंदर चपराना जी की तरफ चलते हैं और उनसे उनकी पूरी लाइफ स्टाइल के बारे में और पूरी इस इतनी लंबी जर्नी के बारे में आपको चर्चा करेंगे और सब एक एक पॉइंट पर इस विषय को चर्चा करेंगे कि उनकी छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी उनके समस्याएं और समाधान का कारण क्या रहा और उनके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर और अब तक रिजल्ट के आने तक का समय उनका कैसे व्यतीत रहा। उनको सबसे पहले मैं आपको हरिंदर भाई को आप स्वागत करना चाहता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर और एक उन्हें आपको हमारे जो युवा जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल के उनकी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो स्टार्ट करते हैं हम हरिंदर भाई से कि सबसे पहला क्वेश्चन हरिंदर भाई आपसे ये है कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, गांव से या शहर से, और आपने जो प्राथमिक शिक्षा है या हायर एजुकेशन शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की है? बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। एक्चुअल में मैं गांव से बिलोंग करता हूं और बिल्कुल सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूं, किसान परिवार से। पिताजी किसानी किसानी हैं और जो मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है वो प्राथमिक विद्यालय गांव से ही हुई है। उसके बाद मेरी जो शिक्षा हुई है वो सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर मेरठ वहाँ से की है। बीटेक मैंने उसके बाद किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मेरठ से। फिर मैंने एलएलबी किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो इनकी जर्नी काफ़ी लंबी रही है। सबसे पहले गांव से इन्होंने प्राथमिक शिक्षा स्टार्ट करी और एक राजधानी की तरफ इन्होंने अपना मूव स्टार्ट किया और वहाँ तक ये पहुँचे हैं। डीयू एलएलबी से इन्होंने एलएलबी किया। उससे पहले ये काफ़ी समय से हमारे बीटेक में इन्होंने समय दिया और सदर मेरठ से जहाँ इन्होंने हाई इंट्री पास करी है। तो ये एक गांव से लेकर और शहर तक का सफ़र आपके सामने इन्होंने रखा है। अब इनका अगला क्वेश्चन आता है कि आप अपने फादर या फैमिली मेम्बर्स के बारे में उनके बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ बताइए। अच्छा, बिल्कुल। तो जो हम पिताजी हैं हमारे वो किसान ही हैं, खेती करते हैं। जबकि जो मेरे बड़े भाई हैं अब तो अपना बिजनेस स्टार्ट हो गया, बट उससे पहले कुछ समय पहले तक भी वो भी खेती में ही इन्वॉल्व थे। और जो बीच वाले भाई हैं वो HURL एक कंपनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसमें सहायक प्रबंधक हैं। और तीसरा मैं हूँ। ठीक ठीक। तो मतलब ये है कि एक ही किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक मध्य वर्ग के किसान इनके पिताजी या बड़े भाई हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा टर्न आपकी लाइफ में कैसे आया, या आप बोल सकते हैं कि आपने जो इंजीनियरिंग की थी उसके बाद आप सिविल सर्विसेज की तरफ कैसे आपने जो है टर्न लिया, या आपने कैसे उसकी तरफ आप आकर्षित हुए? जी अंकुर जी, मैं इसमें थोड़ा सा एक दो चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि ये मेरी प्लानिंग तो पहले से थी। अच्छा। कि भाई मुझे सिविल सेवा में जाना है। पर कोई गाइडेंस नहीं थी, क्योंकि आपको मैंने बताया भी कि मैं किसान परिवार से था। तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। तो मेरी प्लानिंग तो थी कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, कब करनी है कैसे करनी है उसका कोई दूर दूर तक मुझे पता नहीं था कि कब करनी है। हुआ क्या कि बीटेक का लास्ट ईयर हुआ तो ज़्यादातर लोगों का गेट का एग्ज़ाम निकल गया और कुछ का प्लेसमेंट हो गया। बल्कि हम कुछ लोगों का ग्रुप था, 6-7 लोगों का ग्रुप था जिनका गेट का एग्ज़ाम नहीं निकला। तो अब हमारे सामने फिर एक ऑप्शन था कि हम आगे की तैयारी करें, पढ़ाई एमटेक के लिए तैयारी करें या फिर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करें। पता कुछ नहीं था, पर फिर हमने यही डिसीजन लिया कि लेट करने से अच्छा है कि हम क्यों ना अभी सिविल सेवा परीक्षा की तरफ जाया जाए। अच्छा, मतलब ये हुआ कि आपने डिमोटिवेट होने की जगह आप उससे मोटिवेट हुए कि मेरा गेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। बिल्कुल कह सकते हो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब आपने पढ़ाई की तो आप ऑनलाइन का उसमें आपका कितनी हेल्प मिली, या आप फ़ोन में वीडियो के माध्यम से अपने पढ़ाई को किस तरफ मोड़ना चाहा, या आपको उससे कितनी मदद मिली है? जी, इसमें अगर मैं बात करूं तो मैंने स्मार्टफोन का यूज नहीं किया। अभी तक भी मैंने नहीं किया था। पर ये नहीं कि मैं ऑनलाइन पढ़ाई से दूर था। मैं इसका जो मोबाइल से यूज करते हैं वो मैंने लैपटॉप में यूज किया। ठीक। ये सारी चीज़ें मैं करता था, जो भी मुझे न्यूज़ थे, द हिंदू के एडिटोरियल थे या और मुझे कुछ लेक्चर सुनने होते थे तो मैं उसका प्रयोग लैपटॉप के माध्यम से करता था। पर मैंने टाइम फिक्स किया हुआ था अपना कि मुझे 2 घंटे ही लैपटॉप यूज करना है। ऐसे नहीं कि मैं पूरे दिन मोबाइल लेके बैठा रहूँ या पूरे दिन लैपटॉप लेके बैठा हूँ। तो मैंने इसके माध्यम से तैयारी की। और मैं साथ ही साथ मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि मैं फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, मैं इन सब से दूर था। ये मैंने कभी यूज नहीं किए। सिलेक्शन होने के बाद
ये मैंने यूज किए। इनके विकल्प थे और विकल्प थे, जैसे टेलीग्राम है, ये विकल्प थे, पर मैंने ये यूज नहीं किया। हाँ, जिससे आपको हेल्प मिल सकती है, आपने वो इस्तेमाल किया। बिल्कुल, मतलब जहां मुझे लग रहा है कि मेरा समय खराब हो रहा है, मैं उससे दूर रहा, और जहां मेरा समय बच सकता है वो मैंने संसाधन यूज किए। टेक्नोलॉजी से मैं भागा नहीं, टेक्नोलॉजी का मैंने अच्छे से यूज किया। मतलब ये कि फ़ोन का इस्तेमाल ना करके आपने लैपटॉप का किया, क्योंकि लैपटॉप से सिर्फ हम वही काम करते हैं जो हमारे काम का होता है। जी जी बिल्कुल, हम फालतू की सोशल साइट पर बिजी नहीं हो पाते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप डेली रूटीन में आप क्या करते थे, या आपका डेली रूटीन क्या रहता था? जी, मुझे जैसे मैं सुबह उठा, तो मुझे सुबह उठकर पहले से ही आदत थी, मतलब जब मैं तैयारी में आया, कि मुझे 25 मिनट कुछ ना कुछ पढ़ना है। मतलब एक भूख सी होती है ना, तो भूख सी थी सुबह सुबह पढ़ने की। तो जो मुझे उस समय ज़्यादातर, वैसे मैं हिंदी पढ़ता था, एक हिंदी सब्जेक्ट होता है यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में भी होता है, बट यूपी पीसीएस में उसके मार्क्स जुटते हैं, तो मैं उसको हमेशा सुबह का जो 25 मिनट है वो हमेशा मैं हिंदी पढ़ा, और उसको पढ़ने के साथ ही मेरा ये समझ लो कि यहीं से मेरा शेड्यूल स्टार्ट हो जाता था दिन का। उसके बाद फिर मैं दैनिक कार्य और जो बाकी का जो काम था पढ़ाई का, वो मैं एक दिन रात को जब भी मैं सोने जाता था, तो मेरा अगले दिन का प्लान उसी दिन सेट हो जाता था कि भाई मुझे अगले दिन ये चीज़ें करनी है, या ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, या ये टॉपिक मुझे कवर करना है, तो मैं उसको कर लेता था। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें ही कि आप टाइम टेबल पर डे बनाते थे, या एक हफ्ता, या मंथली बनाते थे? देखो अंकुर, ये जो है कि टाइम टेबल लंबा जो होता है वो थोड़ा सा हमें उत्साह कम कर देता है, क्योंकि एक लंबा समय चीज़ें कोई नहीं चल पाती। तो एक दिन का बहुत छोटा हो जाता है। तो मेरा जो टाइम टेबल था वो 5 दिन का होता था, 5 या 6 दिन का होता था। और मतलब कोई भी आप टॉपिक है उसके लिए इतना, मतलब आप पर्याप्त तो वो निकाल सकते हो, समय होता है 5-6 दिन में, तो मैं 5-6 दिन का एक टाइम टेबल बनाता था और उसी के हिसाब से चीज़ें लेके चलता था। लंबे टाइम टेबल से एक डिप्रेशन में हो जाता है माइंड कि भाई हमारे टारगेट ये सेट नहीं हो पाया, या ये हिट नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब लंबा जब टाइम टेबल होता है तो हम जैसे ही उसमें नहीं पूरा कर पाते, तो क्योंकि अब हमने बना तो 1 महीने का, 1 महीने तो तनाव हो जाता है कि यार क्या करें, तो उससे आदमी पीछे हटता है। जबकि जब छोटा होता है हमारा, अगर उसमें यहाँ भी कोई तनाव हुआ तो हम उसको जल्दी से चेंज कर सकते हैं। बड़े में हम चेंज नहीं कर पाते, चेंज कर लो अगले दिन सही से हो जाएगा, 1-2 दिन में सही हो जाएगा, पर वो जो 15-20 दिन का तनाव है वो नहीं होता इसमें। अच्छा, एक सबसे ज़्यादा जो पूछने वाला क्वेश्चन है ये है कि आपका पढ़ाई का समय सुबह का या शाम के टाइम का कौन सा आपको सूट हुआ, या आप कौन सा बताना चाहेंगे कि पढ़ाई के लिए टाइम ये अच्छा है, सुबह का या शाम का? वैसे मुझे लगता है कि सुबह का टाइम अच्छा है, पर मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊं, क्योंकि मैं दिल्ली में था तैयारी के दौरान, तो वहाँ सुबह उठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। सुबह 9 बजे करीब वहाँ होती है। वहाँ मतलब या तो शाम होती है, रात होती है, सुबह होती नहीं, सुबह नहीं होती है, सही बात। तो उसका हम पर भी असर पड़ा। अब हम ये कहने लगे कि नहीं जी 5 बजे उठ जाता था, तो ये थोड़ा वो होगा। पर गांव में अगर बच्चे हैं तो मैं तो जरूर कहूंगा कि अगर मैं गांव में होता तो मैं 5 बजे जरूर उठता और पढ़ता। पर अगर नहीं है तो इसमें मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेनली हमारा काम है कि हमें जो काम मिला हुआ है उसको पूरा करना है। 7 बजे उठ के कर लो, 8 बजे उठ के कर लो, जब भी हो कर लो, पर टारगेट आपका दिन का पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये बांधना नहीं है कि नहीं जी मैं तो 5 बजे ही उठूंगा। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, मतलब जब मन करे जब आप पढ़ने बैठिए, और जब मन वहाँ से हट जाए तो आपको भी वहाँ से हट जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बेमन से पढ़ने से कोई फायदा नहीं। लेकिन सुबह के टाइम थोड़ा जो दिमाग है वो ऊर्जावान होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं गांव में हूँ पिछले काफी टाइम से, तो मेरी खुद ही 5 बजे आंखें खुल जाती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं मिस करता हूँ इस टाइम। तो आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे? अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअल में, क्योंकि जब तैयारी के दौरान कोई भी बच्चा होता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम की तैयारी है, चाहे वो पुलिस की है या एसआई की है या यूपीएससी की है, यूपीसीएस की है, तो बीच बीच में तनाव उत्पन्न होता ही है, क्योंकि हमने टारगेट अपने अचीव नहीं किए, हमने पढ़ाई ठीक से नहीं की, तो बीच में तनाव उत्पन्न होता है। तो ऐसे समय में मैं जब भी ऐसा होता था, या दिन के बाद जब मुझे लगता था कि भाई कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, तो मैं एक्चुअल में फिजिकल एक्टिविटी पर ही ध्यान देता था। मैं साइकिलिंग, योगा, और मतलब मुझे ग्राउंड पे जाना अच्छा लगता था। मतलब मैं फील्ड था वहीं मेरे पास में, तो मैं उस पे जाता था और वहीं अच्छे से रनिंग करता था, साइकिलिंग करता था, योगा करता था। मतलब मैं मैदान पर रहा हूँ, ऑनलाइन मैंने कोई ज़्यादा इसका अपने मनोरंजन के रूप में किसी को यूज नहीं किया। ठीक, मतलब आप ऑनलाइन या ना यूज करके आपने ऑफलाइन जो मनोरंजन का साधन बनाया है। शारीरिक और मानसिक दोनों फिट रखने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। आपका जो एग्जाम पैटर्न रहा था यूपीपीसीएस को लेकर, और आप उस कौन सा मीडियम आपने उसमें इस्तेमाल किया, या आपका कौन सा मीडियम था जी एग्जाम को लेकर? अंकुर, मैं इसको विस्तार से बता देता हूँ। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, मैं यूपीपीसीएस का पैटर्न, बल्कि यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का लगभग सेम है, पर आपका क्वेश्चन यूपीपीसीएस से रिलेटेड है। तो इसमें
प्री का एग्जाम होता है और मेंस का एग्जाम होता है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, फिर उसके बाद साक्षात्कार इंटरव्यू। ठीक। तो जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक जनरल नॉलेज का यानी कि जीएस का बोलते हैं, जनरल स्टडीज का, और दूसरा होता है सीसेट का। सीसेट में मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी। इसमें बल्कि जो सीसेट वाला है, सीसेट का मार्क्स जुड़ता नहीं है, केवल वो क्वालिफाइंग करना होता है। हाँ। और जो कट ऑफ है वो जनरल स्टडी का पेपर है उससे लेके बनती है। वहीं मेंस में क्या होता है, मेंस में 4 पेपर जीएस के होते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं जी, और उसके बाद एक पेपर, मतलब 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, मतलब सब्जेक्ट एक है, उसके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होते हैं। जैसे मान लो किसी का ज्योग्राफी है, किसी का हिस्ट्री है, जैसे सोशियोलॉजी है, तो उसके 2 पेपर होते हैं, और एक हिंदी का पेपर होता है और एक एसए का पेपर होता है। तो टोटल 8 पेपर इसमें होते हैं। उसके बाद साक्षात्कार होता है 100 नंबर का, मतलब 100 मार्क्स का साक्षात्कार होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें ये था कि आपका इसमें मीडियम का रहा था? हाँ, मेरा मीडियम इसमें हिंदी रहा था। अच्छा, हिंदी मीडियम से? हिंदी मीडियम से रहा हूँ मैं, क्योंकि यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ। तो हालांकि बीटेक किया था, एलएलबी भी किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पर मैं कंफर्टेबल अपने आप को हिंदी में समझ पा रहा था। हाँ, तो हिंदी में ही मेरा मीडियम रहा है। अच्छा। आप हमें ये बताना चाहेंगे कि आपने तैयारी ऑफलाइन की है या ऑनलाइन की है, या कहाँ से आपने तैयारी प्रारंभ की थी सिविल सर्विसेज की? मैंने जो तैयारी इसकी स्टार्ट की, ये मैंने मतलब एक प्लेटफॉर्म है दिल्ली में ही, मैंने वहाँ से तैयारी स्टार्ट की। ठीक है। पर मैं यहाँ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि मैंने तैयारी तो स्टार्ट कर दी, पर शुरुआत में मुझे चीज़ें इतनी क्लियर नहीं थी। हाँ जी। क्योंकि एक अगर यहाँ स्टूडेंट हैं तो मैं उनको एक सलाह दूंगा कि जो भी यूपी पीसीएस की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी करने का सोच रहा है, तो वो बिगर एनसीईआरटी पढ़े तो बिल्कुल नहीं जाना है कहीं भी कोचिंग करने। हमें पता ही नहीं था, गाइडेंस ही नहीं था, उठ के चले गए, तो एनसीईआरटी पढ़ी नहीं। एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो वहाँ क्लासेस में कुछ समझ में नहीं आया, शुरू के 6 महीने कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है। तो हमारा जो बेस था वो कमजोर था। तो एनसीईआरटी उसके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद जरूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन ही कोचिंग करो, तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हो और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। बाकायदा आपके पास स्ट्रेटजी अच्छी हो, आपको गाइड करने वाला अच्छा हो, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कतें ना आए। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि इसमें इंटरव्यू भी एक अहम रोल रखता है। हाँ जी। तो इंटरव्यू के लिए आपने कोई अलग से कुछ क्लासेस ली हैं या आपने खुद से तैयारी की है इंटरव्यू की? इंटरव्यू देखो, इंटरव्यू जो होता है वो आपका जो व्यक्तित्व का परीक्षण है वो होता है, और वो क्लासेस के माध्यम से नहीं चेंज हो सकता। अच्छा। परंतु जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं या बेसिक चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता होती, तो उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म का यूज किया था। एक प्लेटफॉर्म पर हमने इंटरव्यू की कुछ क्लासेस की थी, मुझे लगता है शायद 7 या 8 क्लासेस की हुई थी। अच्छा। उसका फायदा मिला। उसके साथ साथ जो इंटरव्यू होता है उसमें आपका जो बैकग्राउंड है या जो आपका बायोडाटा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, मैं शेयर करूं? हाँ जी, क्वेश्चन। हाँ, जो मुझसे वहाँ पूछे गए थे क्वेश्चन, तो वहाँ जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए मेरे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ही पूछे गए, क्योंकि फादर का एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था। उन्होंने पूछ लिया कि आपके फादर क्या करते हैं। तो मैंने बताया कि जी वो तो खेती करते हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, आप तो खेती से जुड़े होंगे। अब मैं ये तो नहीं बोलता कि नहीं जी मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्वेश्चन जो थे वो रिलेटेड एग्रीकल्चर से। बिल्कुल। तो उनका पहला क्वेश्चन ही ये आया कि अच्छा, सिरका कैसे बनता है। अच्छा, सिरका कैसे बनता है। अब मतलब साइंटिफिक वे में उन्होंने पूछना चाहा, क्योंकि मेरा बीटेक बायोटेक भी था, तो उन्होंने लिंक करके पूछना चाहा। वो मतलब मैंने एक बार तो सिंपल बताना चाहा उसमें आंसर, तो उससे सेटिस्फाई नहीं हुए। तो फिर मैंने इसको बायोटेक की लैंग्वेज में फर्मेंटेशन प्रोसेस के माध्यम से बताया, तो वो सेटिस्फाई हुए। दूसरा क्वेश्चन उनका था, एग्रीकल्चर के ही मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। दूसरा उनका क्वेश्चन था कि जो गोबर गैस होती है इसमें कौन सी गैस निकलती है, और गोबर का खाद कितने दिनों में तैयार हो जाता है। अच्छा, ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा। फिर एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में उन्होंने पूछा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड का क्या यूज है, आपने कभी कराया है, मिट्टी का परीक्षण कराया है या नहीं कराया है, क्या प्रोसीजर है इसका, कितनी जगह से सैंपल लिया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा कि अच्छा, आपकी नज़रों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सी सबसे अच्छी स्कीम है, सबसे अच्छी स्कीम आपकी कौन सी है। और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने जो मुझे नहीं पता था। एक्चुअली मैं आपसे मैं सही बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि उन्होंने पूछा कि गौमूत्र और जो भैंस का मूत्र होता है उसमें क्या अंतर होता है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि
ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। अच्छा। हाँ, तो या आप, उन्होंने पूछा था, एक क्वेश्चन और पूछा था कि बायो पेस्टिसाइड क्या होते हैं। तो मैंने उनमें एक क्वेश्चन बताया था कि बायो पेस्टिसाइड में हम गौमूत्र को भी रख सकते हैं। तो गौमूत्र का छिड़काव करते हैं तो वो बायो पेस्टिसाइड का काम करता है, मतलब कीटनाशक का काम करता है। तो वही उनके दिमाग में क्वेश्चन था कि अच्छा, जब कीटनाशक का काम ये करता है तो फिर भैंस का मूत्र क्यों नहीं करता भाई। ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो हाँ, फिर अंतर क्या है इसमें। अच्छा। तो मैंने उनसे सॉरी बोल दिया क्योंकि मुझे नहीं पता था। मैंने ये सॉरी एकदम डायरेक्ट नहीं बोला, तो स्माइल थी मेरे चेहरे पर। और मैंने ये बोला कि सॉरी सर, मुझे पता होना चाहिए था इसका आंसर, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर मतलब परिवार से हूँ, किसान परिवार से हूँ, मुझे पता होना था। और मैं इसे जरूर जाके पता करूँगा। मैं इसको अभी जाके अपने रूम पे मैं इसको पता करूँगा। और ये अच्छा क्वेश्चन, मैं अभी तो मैं इसको नहीं बता पाऊंगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने मोटे मोटे आपको बताए। तो अब इसमें आज का लास्ट क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये बच्चों की तरफ से भी है। अच्छा। हाँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अच्छा। गांव में या शहर में, तो या करनी चाह रहे हों, तो उनको आपका क्या संदेश रहेगा? क्या उनके माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहोगे? भाई, अगर मैं आपसे इसमें शॉर्ट में एक लाइन बोलूँ, हाँ जी, तो बस वही काफ़ी है। अगर कोई समझ पाए तो मतलब माता पिता को या जो भी अभिभावक हैं उनको अपने बच्चों पे विश्वास करना पड़ेगा और बच्चे को विश्वास बनाए रखना पड़ेगा। बस एक लाइन में यही बोल दिया। बहुत बढ़िया। जहाँ इन दोनों में गैप होता है, समस्याएं वहीं पैदा होती हैं। कभी कभी क्या होता है जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे से बहुत जल्दी उम्मीदें पालना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि हम क्या है कि ग्रामीण परिवारों से हैं। हमारा बेस इतना अच्छा नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़े होते हैं, तो बेस अच्छा नहीं है, तो हमें थोड़ा सा समय लगता है, बिल्कुल लगता है। और मैं तो इसको मानता हूँ कि भाई वो अलग लोग होंगे कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट में एग्जाम निकाल लेते हैं। तो मैं तो बिल्कुल ग्रामीण परिवार से था, तो हमें क्या है कि ये थोड़ा समय चाहिए और वो परिवार को समय देना चाहिए। और जो समय परिवार ने दिया है बच्चे को उसका भरपूर यूज करना चाहिए, वो विश्वास बनाए रखना चाहिए, उनका रिजल्ट देना चाहिए। हाँ अंकुर, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। अभी जो मैंने विश्वास की बात की, मैं अपने बड़े भाई से रिलेटेड एक बात जोड़ना चाहूंगा इसमें। एक्चुअली जब मैं तैयारी करने के लिए मेरा प्लान बना कि भाई मुझे तैयारी करनी है, तो मैंने बड़े भाई से परमिशन ली। इसके बारे में उनसे मैंने डिस्कस किया कि भाई मुझे तैयारी करनी है, तो आपकी मुझे अनुमति चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ अनुमति है, पर तैयारी करने के लिए नहीं, आपको तैयारी नहीं करनी है, आपको बन के आना है। बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। बिल्कुल। तो मैं उसी चीज पर मैं आगे बढ़ा और मैंने उनका विश्वास बनाए रखा। मतलब विश्वास कभी मैंने उनको टूटने नहीं दिया और उनका विश्वास बना रहा, क्योंकि मैं रिजल्ट दे रहा था, चाहे प्री का निकल रहा हो चाहे मेंस का निकल रहा हो। शुरू के 1 साल तो छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद मेरे एग्जाम निकलना स्टार्ट हो गए। तो उन्हें उम्मीद थी कि आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, हो जाएगा। तो वो इस विश्वास मैंने बनाए रखा। तो ऐसे ही परिवार को विश्वास करना पड़ेगा अपने बच्चे पे, और बच्चे को विश्वास बनाए रखना पड़ेगा। तो आपको जो बड़े भाई की लाइन थी वो आपको सोने नहीं देती? बिल्कुल, उसने मुझे मोटिवेट किया। वो लाइन आपने सामने लिख के रखी थी कि जब भी आप डिमोटिवेट होते थे उसकी तरफ आपकी नजर जाती थी। मोटिवेशन के लिए कोई लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो तो अंदर ही थी। हाँ, तो वो मुझे याद रहती थी और हमेशा उसने मुझे मोटिवेट किया और प्रसन्न रखा मुझे। प्रसन्न इस वजह से रखा कि मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी घर की तरफ से, क्योंकि पूरा सपोर्ट था। बगैर उनके आशीर्वाद के तो कुछ होना ही नहीं था, मैं टिक ही नहीं पाता वहाँ। तो पूरा सपोर्ट था और उसी की वजह से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। सबका ही सपोर्ट था, घर परिवार का, रिश्तेदारों का भी, परिवार का, दोस्तों का, मित्रों का, मतलब हर व्यक्ति जिससे भी मैं मिलता था वो कि हाँ हो जाएगा। उम्मीद लगाए बैठे थे। हाँ, उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि हाँ हो रहा है, आज नहीं होगा कल होगा परसों होगा। क्योंकि उम्मीद इस वजह से भी लगाए बैठे हुए थे कि वही विश्वास की बात आती है कि विश्वास बनाए रखा। उन्हें लग रहा था कि हाँ चीजें ठीक डायरेक्शन में है, समय लग रहा है, बेस अच्छा नहीं है। अब आपको पता है ग्रामीण परिवार से थे, चीजें इतनी अच्छी नहीं थी, फिर इतनी अच्छे से पढ़ाई भी नहीं थी उस समय। मतलब हर तरह की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी। अब तो बहुत सी चीजें हैं गाँव से, तो ये सारी चीजें थी। अच्छा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हमारा सेशन रहा है। हमने इनकी सारी बात जानी भाई की। इसमें लास्ट क्वेश्चन और मेरे दिमाग में हिट हुआ है जी कि स्ट्रेटेजी को लेकर आप कुछ बताइए कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, या आपको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क काम करता है? आपको इस डायरेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो स्मार्ट वर्क होता है या हार्ड वर्क होता है? देखो, इस तैयारी तो देखो कोई भी हो, हाँ जी, हार्ड वर्क
और स्मार्ट वर्क, हाँ जी, दोनों का समन्वय होना है। ठीक है। इन दोनों के समन्वय के बिगाड़ कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, ठीक है। हार्ड वर्क कर लोगे हाँ जी, तो भी कुछ नहीं होने वाला, हाँ जी, जब तक स्मार्ट वर्क नहीं। स्मार्ट वर्क, अगर स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क किया जाए, हाँ जी, तो उसका अलग ही मजा है। मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है। शुरुआत में हमारे साथ यही दिक्कत रही, हाँ जी, कि हमें स्ट्रेटजी तो नहीं पता थी, हाँ, कि स्ट्रेटजी क्या है, बट हमने हार्ड वर्क किया। कोई मतलब गाइड करने वाला कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। हार्ड वर्क इतना किया कि मतलब आप शायद विश्वास करो या ना करो, 17-18 घंटे भी हम पढ़े, पर रिजल्ट नहीं आया। अब उस पढ़ाई का क्या फायदा, उस हार्ड वर्क का क्या फायदा? तो उसमें स्मार्ट वर्क उस टाइम नहीं था। उसके बाद हमने देखा कि यार गलतियां कहाँ रही हैं हमसे, तो हमने फिर चीजें सुधारी। हमने देखा कि भाई हार्ड वर्क तो हम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटजी में गड़बड़ है। तो वो उस स्ट्रेटजी में हमने काम किया, और फिर उससे बहुत कम घंटे पढ़ने के बाद रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। स्मार्ट वर्क उसमें फिर ऐड होता जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि स्मार्ट वर्क होता क्या है? हाँ, जरूर बताना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा स्मार्ट वर्क होता क्या है। स्मार्ट वर्क केवल बोलने से नहीं होगा। कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो कोई भी हो, हाँ जी, उसकी एक अपनी डिमांड होती है। अच्छा, चाहे वो यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, या कोई छोटा एग्जाम हो, वो अपनी डिमांड मांगता है। हाँ जी, और अगर उसकी डिमांड आप पूरी नहीं करोगे, हाँ जी, तो आप ये समझ लो कि आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि अगर यूपी पीसीएस का कोई व्यक्ति एग्जाम दे रहा है, अगर उसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं लगाए हैं, तो वो सफलता से दूर है। हाँ, जब तक वो नहीं लगाएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो उसे ना तो ये पता चलेगा कि किस पैटर्न पे चीजें आ रही हैं, ना ये पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे हमें काम करना है, कहाँ से पढ़ना है। तो जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो ही हमें बताते हैं, वो हमारे सबसे बड़े हमारी स्ट्रेटजी को बताने वाले पार्ट होते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो यही स्मार्ट वर्क होता है, यहीं से हमें चीजें करनी होती हैं। और भी बहुत सी चीजें मैंने आपको शॉर्ट में बता दी, और बहुत सी चीजें होती हैं। मतलब ये है कि जैसे एग्जामिनर स्टूडेंट के दिमाग के साथ खेलता है, तो हमें भी उसके दिमाग के साथ खेलना पड़ता है। बिल्कुल, उसका एग्जाम पैटर्न देखना पड़ता है, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्या पूछता आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है। तो इसको स्मार्ट वर्क आप बोल सकते हैं। बिल्कुल। हरिंदर भाई, कि आपने अभी तक सबसे छोटा एग्जाम आपने इतनी लंबी तैयारी में कौन सा दिया है? एक्चुअली मैं एक मतलब बीच में थोड़ा सा ऐसा लगा था मुझे कि यार कोई ना कोई जॉब होनी चाहिए, क्योंकि असफलताएं मिल रही थी मुझे लगातार। तो मेरे मस्तिष्क में एक बात आई कि कोई एक जॉब ले लेते हैं, फिर तैयारी करेंगे। तैयारी से हटने का मेरा कभी प्लान नहीं था, यह था कि एक जॉब ले लेते हैं। ऐसा दबाव भी नहीं था घर की तरफ से कि भाई जो आप तैयारी करो हो, या मतलब जॉब लो। बट उस समय मेरे दिमाग में आ गया। हाँ जी, तो मैंने एक बिहार एसआई का फॉर्म निकला था। अच्छा, तो वो मैंने दिया था। हाँ जी, उसमें मेरा प्री भी हुआ और मेंस भी हुआ, अच्छे खासे नंबर से हुआ, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर से, रैंकर्स में आपका मतलब अच्छा नंबर था मेरा उसमें। पर उसमें यार मुझसे फिजिकल नहीं हो पाया। अच्छा, हाँ, फिजिकल नहीं हो पाया, तो या तो उसे अच्छा मान लो या बुरा मान लो। मुझे तो लगता है कि ये अच्छा ही हुआ कि वहाँ मेरा फिजिकल नहीं हो पाया। तो मैं फिर अपनी तैयारी में पुनः लौटाया, और फिर मैंने ये सोचा कि अब मुझे एग्जाम ज़्यादा मुझे इधर उधर भागना नहीं है, अपने पे ही फोकस करना है। और मैं यही सलाह दूंगा सबको कि आप जो भी एग्जाम हो आपका, जिसके लिए भी स्ट्रेटजी हो, उसी पे फोकस करो। क्योंकि जब भटकाव होता है तो उससे ऊर्जा का जो है, मतलब ऊर्जा में कमी आती है, बट जाती है ऊर्जा। लेकिन एक बात देना इसलिए चाहिए कि पता लगता है कि हम किस लेवल पर अब इस टाइम चल रहे हैं, हमारी तैयारी किस लेवल पर। हाँ, नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। देना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि मतलब जो पैटर्न सेम है एग्जाम जिसका, वो देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। वो तो मैंने बताया कि बस आपने पूछा क्वेश्चन कि आपने कौन सा फॉर्म भरा, तो मैं उसमें भी असफल रहा, असफल। हाँ जी। और फिजिकल में रहा। तो ये बड़ी एक गांव में बड़ी चर्चा का विषय भी बना था उसमें, बताओ दौड़ने लगी लड़के से, दौड़ने लगी। ठीक, गांव से बिलोंग करता है, उसको दौड़ने लगे तो काफी जो है आश्चर्य की बात होती है जी। तो अगला क्वेश्चन है हरिंदर भाई आपसे जी, कि आपको सफलता पाने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? देखो अंकुर, मतलब सफलता कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, वो प्रसन्नता देती है। एक्चुअली में सफलता जो होती है वो आपके परिश्रम को प्रदर्शित करती है। ठीक है। तो अगर आपने परिश्रम किया है और आपको सफलता मिलती है, तो एक मतलब आदमी का आत्मसम्मान जो बहुत जरूरी है वो बढ़ता है। तो अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर इसके साथ साथ मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छा लग रहा है कि जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो प्रेरित हो रहे हैं। उनमें जो ऊर्जा का स्तर है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब सकारात्मक ऊर्जा है उनमें। तो उनके परिवार में जो उनके अभिभावक हैं, जो अभी हम थोड़ी देर पहले विश्वास की बात कर रहे थे, वो जगह है। और मतलब बहुत ज्यादा सकारात्मक माहौल जो बना हुआ है, वो मुझे बहुत ज्यादा खुशी दे रहा है। एक पॉजिटिव व्यू एक समाज में बना हुआ है, वो मुझे बहुत ज्यादा खुशी दे रहा है। अच्छा।
अब आपको एक क्वेश्चन और आया है आपके लिए जी कि आप सक्सेस होने के बाद आप अपने आसपास के क्षेत्रों के बच्चों के लिए क्या करना चाहोगे? जी, एक्चुअली में मैं इसके लिए अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर मैंने इस पे काम स्टार्ट भी कर दिया था। हाँ जी, पर एक्चुअली में मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया तो थोड़ा ये रोकना पड़ गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली में मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग हैं या जो बच्चे हैं उनसे ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से उनसे मिला जाए, जो भी संभव हो सके उस माध्यम से उनसे मिला जाए। और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा तैयारी करना चाह रहा है कंपटीशन एग्जाम की, उन्हें उसकी मदद की जाए, चाहे वो आर्थिक मदद है या कैसी भी मदद है, उसको किया जाए। और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ और मतलब शुरुआत हो चुकी है उसकी। हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, हो सकता है आप जो सोशल साइट है उनके माध्यम से आप बिल्कुल 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 वही माध्यम है, मतलब अभी तो वही माध्यम है, जुड़ने का वही माध्यम है। तो मैं उनके लिए पूरी तरीके से अपना 100% दूंगा। और साथ ही साथ मेरा जो फेसबुक अकाउंट है हरेंद्र चपराना के नाम से, अगर किसी को मदद चाहिए तो वहां मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है, वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे रिप्लाई मिल जाएगा। पढ़ाई से संबंधित या कुछ भी कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, बिल्कुल कोई भी डाउट है तो आप मुझसे मैसेज करो और पर्सनली आप उसका रिप्लाई उसको 100% मिलेगा। हो सकता है थोड़ा लेट हो पर रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलो अब हरेंद्र भाई लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन हो रहा है कि आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, सबसे खुशी की बात तो मुझे ये है कि आपने मुझे आमंत्रित किया। अच्छा, इससे मैं बहुत ही ज़्यादा गदगद हूँ और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। दूसरी बात जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मेरा प्लान ये है कि मैं ऑनलाइन माध्यम से बच्चों से जुड़ूँ, उनकी मदद के लिए आऊँ आगे। कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहा है, उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ, वो मेरा काम आपने आसान कर दिया है। क्योंकि जो मैं चाह रहा था ये चीज़ करने के लिए तो मुझे हो सकता था थोड़ा समय लगता, आपने मुझे बना बनाया दे दिया। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपने बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म बनाया है। आपके चैनल के माध्यम से हम युवाओं से जुड़ेंगे, छात्रों से जुड़ेंगे और इसके माध्यम से जो भी मदद होगी वो करेंगे। आप बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही शानदार प्रयास कर रहे हैं और निःशुल्क जो आप शिक्षा बच्चों को प्रदान कर रहे हैं ये काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ। तो मेरे लिए तो आपने काम आसान कर दिया, तो मुझे तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने मेरे लिए बहुत आसान काम कर दिया है। और साथ ही साथ भविष्य में जो भी हमारे मित्र हैं, काफ़ी ऑफिसर्स हैं, वो आपके चैनल पर आएंगे और कुछ मोटिवेशनल वीडियो या उनकी जो स्ट्रेटजी रही है वो यहाँ से वो यहाँ से शेयर करेंगे। और मुझे लगता है कि जो भी छात्र आपसे जुड़ेगा वो 100% लाभान्वित होगा, अगर वो चाह रहा है तो। ना चाह रहा है तो अलग बात है, अगर वो चाह रहा है तो वो 100% लाभान्वित होगा। तो स्पेशली मैं तो आपको थैंक बोलूँगा कि आपने मुझे बुलाया भी और एक अपना बना बनाया प्लेटफॉर्म मुझे दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बताना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट को कि अगर आपको कोई पर्सनल मैसेज है किसी भी चीज़ को लेकर, आप डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं या हरेंद्र भाई को फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका आंसर आपको मिलेगा। लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म पर हमारा जो यूट्यूब चैनल है लाइव अपेक्स जो एकेडमी है, इस पर भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वो भी डायरेक्ट इन्हीं के पास मैसेज आएगा और इनकी तरफ से रिप्लाई मिलेगा। विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिलेगा और इस समय जब भी इनको समय मिलेगा तभी आपके बीच ही आएंगे, इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे। तो इसको जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप इसको फैलाइए, मतलब शेयर करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और चल रहा है, सब बच्चों के दिमाग में है वो क्वेश्चन और ये होता भी है। समझ गया, मैं समझ गया आपका। समझ गया कि आप ये गर्लफ्रेंड के लेकर आप क्या कहना चाहोगे? यार गर्लफ्रेंड के लिए बड़ा कठिन क्वेश्चन है, पर युवाओं के मन में क्वेश्चन रहता है क्योंकि ये समस्या बन सकता है। ये समस्या नहीं है, ये एक्चुअली में समस्या नहीं है, आप इसको समस्या नहीं कह सकते। अच्छा। क्योंकि अब हमारे यहाँ काफी एग्जाम्पल हैं ऐसे कि जो इसका सकारात्मक भी फर्क पड़ा है और नकारात्मक भी पड़ा है। पर मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं आपको तो मैंने इसका मतलब बताना ऐसा है क्योंकि वीडियो देख सकता है मतलब ये है कि मैं कभी मुझे मौका मिला नहीं इसके अच्छा, बारे में सोचने का। अच्छा और जानने का बिजी शेड्यूल रहा। हाँ, मेरा काफी बिजी शेड्यूल रहा और तो मैं कभी इधर तरफ मेरी ध्यान गया नहीं। तो ध्यान जाता तो हो सकता था ये कुछ सोचते, मतलब कहने का ये है। अभी तो कहना खैर ये जल्दबाजी होगा। अच्छा, जाता तो चला ही जाता। अभी तक तो गया नहीं है और नहीं गया, इसका मतलब ये है कि बहुत ही अच्छा हो सकता है कि इनके लिए सक्सेस पाने के लिए उससे बचकर आया, इसलिए इन्हें सक्सेस पाई है। हो सकता है उनके साथ रहते हुए भी वो काफ़ी मदद करते हैं और पॉजिटिव भी होती हैं, हर चीज़ें नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड है उसकी वो कुछ नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है, और जिसकी नहीं है वो भी सब कुछ कर सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है हरेंद्र भाई, ठीक है।
तो अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हरिंदर भाई हमसे बीच में जुड़ते रहेंगे और आपके जो भी कमेंट्स हैं या क्वेश्चन है, डाउट है, उनका आंसर देते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लास्ट में जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एक अच्छा माध्यम मिला है हरिंदर भाई, हमारे बड़े भाई हरिंदर चपराना जी से। और हाँ, इनके लास्ट में इनका एक और नाम है जिसको हम प्यार से बुलाते हैं मालू भाई। ठीक है, तो गांव में आसपास में इनके मालू भाई से भी जानते हैं। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई, आप हमसे जुड़े हो और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हो। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।